हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज के लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक का टोटल कंप्लीट 2 नंबर के जितने सारे क्वेश्चन बना हुआ है, उन सभी क्वेश्चन को इसी लेक्चर में बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को आप लोग को याद कराने की भी कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे वो लोग भी इस लेक्चर को देख लें, क्योंकि ये लेक्चर आप लोगों के एग्जामिनेशन में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के सभी 2 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर 2 के, 3 के, 4 के, 5 के पूरे यूनिट के 2 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यूनिट फर्स्ट के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है डिफाइन एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है और इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं, इनके बारे में लिखना है। तो चलिए जानते हैं। तो अगर आप लोगों को लेक्चर में याद होगा, मैंने बताया था यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है, लाइट को डिटरमाइन करना। स्पेक्ट्रो का मतलब होता है स्पेक्ट्रम एंड स्कोपी का मतलब होता है डिटरमाइन करना। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है लाइट और स्कोपी का मतलब होता है डिटरमाइन करना। जो लाइट को डिटरमाइन करते हैं वो होते हैं हमारे क्या होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे आप लोग को यहाँ पे आप लोग को आसान तरीके से समझाए थे। और अल्ट्रा वायलेट क्या होता है इसके बारे में बताए थे। देखिए, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है वो क्या करते हैं, कंसर्ट करते हैं किसके साथ, विद द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन के साथ, जिसका रेंज कितना होता है 200 से लेकर के 400 नैनोमीटर। अगर अल्ट्रा वायलेट का पूछा जाता है रेंज, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो कितना होता है 200 से लेकर के 400। लेकिन अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसका रेंज कितना होता है। इसका रेंज अगर नहीं पता है तो आप लोग जा करके देख लेना। सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी की कम्युनिटी में मैं पोलिंग कराया था, वहाँ पर ये क्वेश्चन दिया था, वहाँ से आप लोग देख लेना, आंसर मिल जाएगा। कुछ 2 नंबर के क्वेश्चन वहाँ पर भी आप लोग को करा रहा हूँ, थोड़ा बहुत देखते रहना। कम्युनिटी में पोलिंग कराता हूँ, वहाँ पर भी कुछ आंसर आप लोग को मिलते रहेंगे। ठीक, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। उसी तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है, इसके बारे में 60 नोट लिखना है। तो आप लोग यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है। चलिए जानते हैं क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक का समझने के लिए इसको भी 2 पार्ट में तोड़ दिए थे। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझ लीजिए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ट्रांजिशन का मतलब होता है ट्रांसफर होते हैं। तो सिंपली आप लोग लिख सकते हैं इसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है। जब कोई मॉलिक्यूल्स यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाने लगता है, एक्साइटेड स्टेट में। उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक, जैसे कि मान लीजिए, देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं और वो लोग लाइट को एब्जॉर्ब करते ही तुरंत ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाने लग गए, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक, तो यही हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सिंपल वर्ड में आप लोग इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते ही तुरंत ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने लगते हैं, वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक, तो सिंपली अगर इसमें स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं आप लोग तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बना सकते हैं। ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। लाइट को एब्जॉर्ब करते ही तुरंत कहाँ जाने लगता है, एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ से ग्राउंड से एक्साइटेड में जाने लगता है। यही प्रोसेस हमारा होता है किसका, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का। तो 60 वर्ड में आप लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है। तो इसको तो क्वेश्चन को पढ़ते ही आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, अगर 1 से 2 बार लेक्चर को समझ जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम क्या होता है। अभी आप लोग को इस तरीके से इसको समझा देंगे कि आप लोग क्वेश्चन देखते ही इसको सॉल्व कर लेंगे कि क्रोमोफोर क्या होता है, ऑक्सोक्रोम क्या होता है। चलिए जानते हैं। तो देखिए, क्रोमोफोर क्या होते हैं। क्रोमोफोर को आप लोग 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, क्रोमो और फोर्स। क्रोमो का मतलब हो गया कलर और फोर्स का मतलब हो गया प्रोड्यूस करना। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो कलर को प्रोड्यूस करता है, ऐसे एजेंट जो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद कलर को प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारा क्या होता है, क्रोमोफोर होते हैं। सिंपल आप लोग लिख सकते हैं, क्रोमोफोर आर दोज एजेंट विच प्रोड्यूस कलर। क्रोमोफोर ऐसे एजेंट होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं कलर को। कब कलर को प्रोड्यूस करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट दे आर कॉल्ड एज क्रोमोफोर। ऐसे एजेंट, क्रोमोफोर ऐसे एजेंट होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद कलर को प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारा क्रोमोफोर होते हैं। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल भी इसमें लिख सकते हैं। उसी तरीके से हमारा ऑक्सोक्रोम होता है। ऑक्सोक्रोम का मतलब क्या होता है, ऑक्सोक्रोम ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि कलर को प्रोड्यूस करते हैं इनसाइड क्रोमोफोर।
अब आप लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए आक्जो का मतलब हो गया अंदर और क्रोमो का मतलब हो गया क्रोमोफोर्स, मतलब क्रोमोफोर्स के अंदर लाइट को जो प्रोड्यूस करता है वो हमारा आक्जोक्रोम होते हैं। ऐसे एलिमेंट जो कि आक्जोक्रोम ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि कलर को प्रोड्यूस करते हैं क्रोमोफोर के अंदर, वो हमारे होते हैं आक्जोक्रोम। सिंपल है, आसान तरीके से लिख सकते हैं। और क्रोमोफोर क्या होता है? क्रोमोफोर ऐसे एजेंट होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद कलर को प्रोड्यूस करते हैं, वो क्रोमोफोर हो गया। आक्जोक्रोम क्या होता है? आक्जोक्रोम ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि कलर को प्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द क्रोमोफोर, क्रोमोफोर के अंदर जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं वो हमारा आक्जोक्रोम होता है। सिंपल आप लोग लिख सकते हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, क्या है? राइट शॉर्ट नोट ऑन स्पेक्ट्रल शिफ्ट। स्पेक्ट्रल शिफ्ट के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं स्पेक्ट्रल शिफ्ट में, क्या क्या आप लोग लिख सकते हैं। स्पेक्ट्रल शिफ्ट में आप लोग को ये चार्ट अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें देखिए 4 शिफ्ट होते हैं। एक होता है हाइपर क्रोमिक शिफ्ट, जब हमारा लाइट क्या होगा, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, जब देखिए लाइट का एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है तो हाइपर क्रोमिक शिफ्ट होता है। जब लाइट का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है, नीचे की तरफ घटता है, तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होता है। ठीक उसी तरीके से जब लाइट का क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ता है, तो ये हमारा बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, और जब घटता है तो क्या होता है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है। तो ये चार्ट आप लोग को तैयार करना है। एक बार ये पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, जो समझाया है वही चीज़ यहाँ पे आसान भाषा में लिखे गए हैं। ठीक, तो सिंपली इनके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या होते हैं? जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होता है। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ जो एब्जॉर्प्शन होता है उसका इंटेंसिटी जब घटता है तो नीचे की तरफ आता है, तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होता है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है? जब वेवलेंथ, सॉल्यूशन का वेवलेंथ बढ़ता है, इस तरफ जाता है, तो वो हमारा बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, जिसे रेड शिफ्ट भी कहा जाता है। और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है? जब इसका क्या होता है, वेवलेंथ डिक्रीज होता है, पीछे की तरफ जाता है, तो हमारा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है, जिसे ब्लू शिफ्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट लिखना है क्विंचिंग के बारे में। राइट शॉर्ट नोट ऑन क्विंचिंग। तो चलिए जानते हैं क्विंचिंग के बारे में। तो क्विंचिंग क्या होता है? क्विंचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब ये किसके कारण होते हैं? पीएच के कारण हो सकते हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ O2 ETC, इन सभी के कारण ऐसे होते हैं। तो क्या होता है इसमें? सिंपली आप लोग जान लीजिए इसमें क्या होता है, फ्लोरोसेंस का इंटेंसिटी जो होता है वो रिड्यूस होता है। ठीक, दिस में अकर्स ड्यू टू किसके कारण होते हैं? पीएच, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ O2 इन सभी के कारण ये अक्सर होते हैं। तो ये लिख सकते हैं क्विंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस में। अगला क्वेश्चन है, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस के फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में बात करना है, तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं इनके फैक्टर। फ्लोरोसेंस के फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो इनमें क्या क्या होते हैं। पहला हमारा होता है एब्जॉर्बेंसी होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, पीएच, ऑक्सीजन, इम्प्योरिटीज, कंसंट्रेशन, ये सब हमारे क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। किसके होते हैं? फ्लोरोसेंस के। तो सिंपली अगर पूछता है व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फ्लोरोसेंस, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरेसेंस जो होते हैं आर फॉलो। कौन कौन से होते हैं? एब्जॉर्बेंसी होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, पीएच होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, इम्प्योरिटी होते हैं, कंसंट्रेशन होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? फैक्टर हैं किसके? फ्लोरोसेंस के। तो आसान वर्ड में इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जिसके बारे में 3 से 4 बार अपने चैनल पर मैं इसको सॉल्व करवा चुका हूं कि बीयर्स लॉ क्या होते हैं, लैम्बर्ट लॉ क्या होते हैं। चलिए जान लेते हैं, यहाँ पर भी जल्दी से एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बीयर्स और लैम्बर्ट लॉ के बारे में। बीयर्स लॉ में शॉर्ट नोट लिखना है और लैम्बर्ट लॉ में भी शॉर्ट नोट लिखना है। तो बीयर्स लॉ में क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आप लोग को समझा भी दिए थे लेक्चर में कि इनका कहना है लाइट जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही लाइट का इंटेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक, तो इसमें सिंपल वर्ड में आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को एक बताए थे कि अकॉर्डिंग टू द बीयर्स लॉ, बीयर्स लॉ के अनुसार क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। उसी तरीके से ये हमारा बीयर्स लॉ का है। लैम्बर्ट लॉ क्या कहते हैं? लैम्बर्ट लॉ का कहना है कि जितना पार्टिकल्स होंगे, जितना सैंपल में पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, इनका कहना है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें सिंपली पहला पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दी लैम्बर्ट लॉ डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पाथ लेंथ। या फिर आप लोग यहाँ पर एक छोटे वर्ड में लिख दिए हैं, पता नहीं आप लोग को सही से दिख रहा है कि नहीं, बोल दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट लॉ द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ, जो कि ट्रेवल्ड करते हैं लाइट के द्वारा। तो इसमें लिख देंगे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पाथ लेंथ है तो यल रहेगा। ठीक, और उसमें क्या था, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सी। ठीक, बीयर्स लॉ का कहना था ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सी, और इसमें क्या है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी यल।
तो ये आप लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतने अच्छे से तैयार कर लेना। इनमें से बाहर शायद कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो इतना अच्छे से तैयार कर लेना। यूनिट फर्स्ट में बात करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर के सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशनल मोड ऑफ ऑब्जर्व इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कौन कौन से डिफरेंट टाइप होते हैं, चलिए जानते हैं। इनके टाइप्स अच्छे से तैयार कर लेना है। मोल्स ऑफ वाइब्रेशन में हमारे 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, दूसरा बेंडिंग वाइब्रेशन होता है। स्ट्रेचिंग का मतलब होता है इस तरीके से बढ़ना, ठीक, इस तरीके से बढ़ना, जब लंबाई में चेंज होता है बट एंगल में कोई चेंज नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये पेन है, अब इसको खींच रहे हैं, ये केवल इसकी लंबाई बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, लेकिन इसके एंगल में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है कि ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये हमारा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है। लेकिन बेंडिंग वाइब्रेशन क्या होता है, मान लीजिए लंबाई इतना है लेकिन एंगल में ऐसे एंगल घट बढ़ रहा है, तो ये हमारा बेंडिंग वाइब्रेशन होता है, ठीक। तो इसमें सिंपली लिख सकते हैं, जब एंगल में चेंज नहीं होता है, जब एंगल में चेंज होता है लेकिन लंबाई सेम रहता है, तो हमारा बेंडिंग वाइब्रेशन होता है, ठीक। ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक होता है। बेंडिंग वाइब्रेशन भी 2 टाइप के होते हैं, इन प्लेन वाइब्रेशन, आउट प्लेन वाइब्रेशन। इन प्लेन वाइब्रेशन भी सब 2 टाइप के होते हैं, एक रॉकिंग, इसकी सोरिंग, एंड आउट प्लेन वाइब्रेशन भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वेजिंग, दूसरा होता है ट्विस्टिंग। तो इसे अच्छे से तैयार कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या एप्लीकेशन है। तो क्या होते हैं इनके एप्लीकेशन, चलिए जानते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशन के बारे में। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है ये वाइडली यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में और रिसर्च के वर्क में, ठीक। इसका यूज और भी जगह किया जाता है, मेजरमेंट के लिए, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, डायनेमिक मेजरमेंट में भी इनका यूज किया जाता है। और कुछ जगहों पर भी यूज किया जाता है, जैसे फॉरेंसिक एनालिसिस इन सिविल एंड क्रिमिनल एनालिसिस में भी इसका यूज किया जाता है, किसका, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो बस बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, सिंपली आप लोग 1 से 2 बार पढ़ेंगे तैयार हो जाएगा, ठीक। कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, यही इनके होते हैं एप्लीकेशन। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। तो जानते हैं क्या होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को 60 वर्ड में AAS भी बोला जाता है। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है एक कॉमन टेक्निक होता है, बहुत ही कॉमन टेक्निक होता है। मेटल और मेटलाइट्स को सैंपल में डिटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही कॉमन टेक्निक होता है। सिंपल आप लोग जान लीजिए, मेटलाइट्स को सैंपल में डिटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही कॉमन टेक्निक होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। 1-2 पॉइंट इसमें और भी इंक्लूड कर सकते हैं। इट इज़ वेरी रिलेबल एंड सिंपली इसका यूज होता है, एंड इट कैन एनालिसिस ओवर द सब्स्टिट्यूटिव एलिमेंट, ठीक। एंड इट आल्सो मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन द सैंपल। तो 1-2 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। और अगर मोटी मोटा बात जाने कि क्या होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये मेटलाइट्स को सैंपल में डिटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही कॉमन टेक्निक होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगला क्वेश्चन है, राइट द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ निफेलोटर्बिडिटी। निफेलोटर्बिडिटी का प्रिंसिपल क्या होता है और इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं, इनके बारे में लिखना है। तो निफेलोटर्बिडिटी का प्रिंसिपल क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो इनके प्रिंसिपल क्या होते हैं, देखिए लिख सकते हैं आप लोग इसमें, निफेलो एंड टर्बिडिटीमेट्री जो होता है एक टेक्निक होता है रिसेंबलिंग कलरीमेट्री, निफेलोमेट्री एंड टर्बिडिटोमेट्री का रोल होता है लाइट को स्कैटरिंग करने का, किसके द्वारा, बाय द ट्रांसपेरेंट नॉन ट्रांसपेरेंट पार्टिकल सस्पेंडेड इन दी सॉल्यूशन। ये इनके होते हैं एप्लीकेशन, 1 से 2 बार पढ़ लेंगे अच्छे से तैयार हो जाएगा। इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं निफेलो एंड टर्बिडिटीमेट्री के। तो क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ निफेलोटर्बिडिमेट्री। तो इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं जानते हैं। एनालिसिस किया जाता है यूरेटर के लिए, डिटर्मिनेशन होता है इसमें CO2 का, उसके बाद एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन होते हैं जैसे कि हमारा स्मोक हो गया, फॉक्स हो गए, ये सब चीज़ों में। फिर डिटर्मिनेशन होता है मॉलिक्यूलर वेट एंड हाई पॉलीमर्स के लिए, ठीक। फेज टाइट्रेशंस होते हैं, बायोकेमिकल एनालिसिस होते हैं। ये सारे एप्लीकेशन किसके हैं, निफेलो एंड टर्बिडिटीमेट्री के। तो एप्लीकेशन क्या है और इनके प्रिंसिपल क्या है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यूनिट 2 का लास्ट क्वेश्चन एक और है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं फ्लेम फोटोमेट्री। तो फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। तो फ्लेम फोटोमेट्री को फ्लेम इमेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, ठीक। इसके नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि यह इन्वॉल्व रहता है द इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय द न्यूट्रल एटम्स इंट्रोड्यूस होते हैं किसमें, फ्लेम में, ठीक। इट इज ए ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये किसके ब्रांच होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के ब्रांच होते हैं। इनमें जो स्पीसीज एग्जामिन्ड होते हैं किसमें होते हैं, इन दी स्पेक्ट्रोमीटर में, आर दी फॉर्म ऑफ एटम्स, ठीक। इसके फॉर्म में होते हैं, एटम्स के फॉर्म में ये होते हैं। तो इसी तरीके से सिंपल वर्ड में आप लोग लिख सकते हैं कि फ्लेम फोटोमेट्री क्या होते हैं।
अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होते हैं और इनमें कितने टाइप होते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। क्रोमेटोग्राफी को दो पार्ट में हमने तोड़ दिया था। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटो का मतलब होता है कलर और ग्राफी का मतलब होता है ग्राफ बनाना, मतलब आइडेंटिफाई करना और उसके बारे में क्या करना, लिखना। तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एनी मिक्सचर इन दी डिफरेंट कलर। ठीक, सिंपल वर्ड में आप लोग लिख सकते हैं। एक पॉइंट इसमें और भी लिखना चाहते हैं तो ये भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो, नहीं तो बस एक ही पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। ठीक, तो ये भी लिखना चाहते हैं तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करें तो इसमें कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि हमारे एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी होते हैं। इसमें से थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपका यही है, इंपॉर्टेंट बना है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। लेकिन क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है क्वेश्चन। हाँ, तो अगला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज टीएलसी। टीएलसी का मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को डिफाइन कर सकते हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड इनटू इनडिवाइडेबल कंपोनेंट। ठीक, टीएलसी एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें यूज किया जाता है नॉन वोलेटाइल मिक्सचर को आइसोलेट करने के लिए। सिंपली अगर इसका प्रिंसिपल कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ टीएलसी, तो इसमें लिख सकते हैं इसका प्रिंसिपल बेस होता है एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी या फिर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर ये बेस होता है क्या, टीएलसी। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। ये 2 नंबर में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो 5 से 7 नंबर में बनेगा। चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या होता है प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज पेपर क्रोमेटोग्राफी के। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल क्या होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल बेस होता है पार्टीशन के ऊपर। ठीक, इस प्रोसेस में क्या होता है, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। और स्टेशनरी फेज क्या होता है, लिक्विड हेल्ड होता है किसमें, पेपर में। तो सिंपली लिख सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन एंड इन दिस प्रोसेस बोथ स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। स्टेशनरी फेज लिक्विड आर हेल्ड किया जाता है किसमें, पेपर में। तो सिंपल आप लोग प्रिंसिपल इसका लिख सकते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं वो भी जान लेते हैं। एडवांटेज इनके क्या होते हैं, सिंपल एंड रैपिड होते हैं, चीपर मेथड होता है, एक्सीलेंट रिजॉल्विंग पाउडर होते हैं, रिक्वायर्ड लेस टाइम होता है इसका। तो बस सिंपल 2-3 पॉइंट इसका एडवांटेज लिख सकते हैं और 1-2 पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं, डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। यही होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। प्रिंसिपल तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया। अगला क्वेश्चन है राइट द फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का क्या होता है फैक्टर, चलिए जानते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का फैक्टर बहुत ही आसान है। सबसे पहला हमारा नेचर ऑफ आयन होता है जिसमें साइज शेप चार्ज होते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसमें हमारा करंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, रेसिस्टेंस होते हैं। तीसरा इसमें हमारा होता है एनवायरमेंट कैरेक्टर, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें पीएच, टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन होते हैं। चौथा लास्ट हमारा होता है इसमें मीडियम। तो 4 इसमें फैक्टर होते हैं, चारों के चारों फैक्टर को अच्छे से आप लोग को क्या करना है, तैयार कर लेना है। यही होता है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। अगला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जेल क्रोमेटोग्राफी। जेल क्रोमेटोग्राफी क्या होते हैं इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं जेल क्रोमेटोग्राफी। जेल क्रोमेटोग्राफी या फिर इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहें तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है ये इन्वॉल्व होता है जेल एज सपोर्टिंग मीडिया में। किसके लिए होता है, सेपरेशन ऑफ डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन के लिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये लिख सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, लेकिन इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। ये थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज सबसे पहले लिख सकते हैं कि हाई सेपरेशन इफिकेसी होता है इनका, शॉर्ट एनालिसिस टाइम होता है, लो सैंपल एंड इलेक्ट्रोलाइट कंजप्शन होता है और लो वेस्ट जनरेशन होते हैं। ठीक, ये इनके एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज केवल एक पॉइंट अच्छे से तैयार कर लेना है कि इनके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ड्यू टू स्मॉल डायमीटर के कारण कैपिलरी ट्यूब क्या होते हैं, रिजोल्यूशन इज नॉट ऑलवेज प्रॉपर। ठीक, ये इनके डिसएडवांटेज होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेना है। अब बात करने जा रहे हैं यूनिट 4 के। यूनिट 4 में पहला क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लोग को दोनों में से हमको बताना है दोनों का फुल फॉर्म। एचपीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर लाइव चैट में ज्वाइन है, लाइव क्लास आप लोग ज्वाइन किए हैं तो वहाँ पर जितने सारे लोग यहाँ पर हैं उतने सभी लोग बताइए एचपीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर इनका प्रिंसिपल याद है तो पढ़ के बता दीजिएगा, तुरंत लाइव चैट में ही बताइएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं सभी लोग
HPLC का फुल फॉर्म क्या होता है, HPLC के बारे में एक दो लाइन जो बताना चाहते हैं बता सकते हैं, और HPLC का प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये दो क्वेश्चन आपको बताने हैं। दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ लेना, हमारा लेक्चर देखे हैं तो उसे देख के बता देना, नहीं तो नोट्स जो भेजे हैं उसको देख करके बताना, कहीं से बताना, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं तो लाइव चैट में बताइए। बात करने जा रहे हैं, दो क्वेश्चन बस डिस्कस करना है। सबसे पहला हमारा है नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। लेकिन इतना बता देता हूँ, जो नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज होता है ये HPLC का टाइप होता है, ठीक। HPLC का फुल फॉर्म अभी नहीं बताऊंगा, आप लोग को बताना है, ठीक। तो नॉर्मल फेज रिवर्स फेज इन्हीं के टाइप होते हैं। तो नॉर्मल फेज क्या होते हैं, दो लाइन इनके बारे में बस लिख देना है, और रिवर्स फेज क्या होते हैं इनके बारे में भी दो लाइन लिख देना है। वैसे HPLC हमारे 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखिए यहाँ पे लिखा गया है। साइज एक्सक्लूशन हो गया, आयन एक्सचेंज भी होते हैं इसमें, ठीक। तो HPLC के कुछ टाइप होते हैं, जैसे नॉर्मल फेज, रिवर्स फेज, साइज एक्सक्लूशन हो गया, आयन एक्सचेंज हो गए, ये सब टाइप होते हैं HPLC के। तो इसके बारे में आसान तरीके से यहाँ पे लिखे गए हैं, वीडियो को रोक करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मेथोडोलॉजी क्या होता है गैस क्रोमेटोग्राफी का, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनके मेथोडोलॉजी में 3 बात आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। सबसे पहला हमारा होता है सैंपल इंजेक्शन एंड वेपोराइजेशन होता है, दूसरा हमारा होता है सेपरेशन इन दी कॉलम, और तीसरा हमारा पॉइंट होता है डिटेक्टर। ये तीनों पॉइंट अच्छे से तैयार कर लेना। ये हमारा मेथोडोलॉजी होता है किसका, गैस क्रोमेटोग्राफी का। अच्छे से तैयार कर लेना है, भूलना नहीं है इस बात को। थोड़ा सा अगर दिमाग लगा करके पढ़ेंगे तो पूरा याद हो जाएगा, रटने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। बात करने जा रहे हैं यूनिट 5 पे आ जाते हैं, लास्ट यूनिट हमारा आ गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा केटायन और एनायन एक्सचेंजर क्या होते हैं, इनके बारे में लिखना है। तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं। सबसे पहली बात ये होता है कि केटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो होता है ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के क्लासिफिकेशन है। तो क्या होते हैं केटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, केटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो होता है कैरीड आउट करता है बफर के साथ, जिनके पीएच कितने होने चाहिए, 4 से 7 के बीच में, ठीक। ये बात हो गया केटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का। एनायन में क्या होता है, ये 4 से 7 होते हैं, और एनायन में होता है 7 से 10 के बीच में पीएच होता है, बस यही चेंजिंग करना है। ये लाइन आप लोग ध्यान से पढ़िए, एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कैरीड आउट करता है बफर के साथ, जिसके पीएच कितने होने चाहिए, 7 से 10 के बीच में होने चाहिए, और उसमें कितना था केटायन में 4 से 7 के बीच में होना था। तो बस यही चेंजिंग आपको करना है, यही होता है एनायन और केटायन। अगला क्वेश्चन है राइट द मैकेनिज्म ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का क्या होता है मैकेनिज्म, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो इनके मैकेनिज्म थोड़े से बड़े हैं, लेकिन अपनी भाषा में समझ के लिखेंगे तो बहुत ही आसान होते हैं। केटायन और इनायन एक्सचेंज रेजिन कॉलम्स जो होते हैं यूज किए जाते हैं सेपरेट करने के लिए। किसको सेपरेट करने के लिए, केटायन एंड एनायन को। सेपरेशंस होता है में आल्सो टेक प्लेस, जो कि बेस होते हैं ऑन द बाइंडिंग ऑफ एनालाइट टू द पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली। चार्ज ग्रुप होते हैं जो कि फिक्स होते हैं किसके ऊपर, स्टेनरी फेज के ऊपर, ठीक। तो यही सारी बातें आप लोग को इनके मैकेनिज्म में इंक्लूड करना है। वीडियो को रोक करके अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको लेकर के 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको यहीं पर पूरा का पूरा ये याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जेल क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल क्या होते हैं, इसको लिखना है। तो क्या होते हैं जेल क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल, चलिए जान लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल ऑफ जेल क्रोमेटोग्राफी। जेल क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इसमें सेपरेशन के ऊपर ये बेस होता है। साइज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर साइज सेपरेशन। ये एक चलनी की तरह होता है, अलग अलग जो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो थोड़े से छोटे साइज में हैं उसको अलग सेपरेट करेगा, जो थोड़े से और बड़े साइज में है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए डिफरेंट तरह के हैं ना मॉलिक्यूल्स, सबको अलग अलग करके छोटे साइज में जो रहेगा इसको इधर कर देंगे सेपरेट, थोड़े से बड़े रहेंगे इसको अलग सेपरेट कर देगा। ये जो टाइप के होते हैं क्रोमेटोग्राफी, ये हमारे होते हैं जेल क्रोमेटोग्राफी, ठीक। यही सिंपली लिखना रहता है, और इसमें 2 फेज रहते हैं, मोबाइल फेज और स्टेनरी फेज। तो मोबाइल फेज में इसमें लिक्विड और सैंपल होता है, स्टेनरी फेज में इसमें जेल का इस्तेमाल किया जाता है। बस यही हमारा होता है जेल क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल। सिंपल एक लाइन में आप लोग इसको लिख सकते हैं कि क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ जेल क्रोमेटोग्राफी। लास्ट एक क्वेश्चन और जान लीजिए, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा टेक्निक होता है जो कि यूज किया जाता है बायोकेमिकल्स मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, जो कि बेस होता है हाईली स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन के ऊपर बिटवीन द एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, एंजाइम एंड सबस्ट्रेस या फिर रिसेप्टर कह सकते हैं, और लिगेंड, ठीक। तो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में आसान तरीके से लिख सकते हैं। प्रिंसिपल कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो प्रिंसिपल भी एक बार पढ़ लेना तो तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोगों ने यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक का टोटल 2 नंबर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को केवल एक लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। जो लोग वीडियो को पूरा देखे हैं कम से कम अपने 5 दोस्तों के पास शेयर कर देना है, और कम से कम 8-10 तो सब्सक्राइब जरूर करवा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।